हटाए गए तरल का जो भार है वो बाइंसी के बराबर है। इंपॉर्टेंट लेक्चर अच्छे देखना बच्चों। तो आपको अलग अलग तरीके से मैं डिवाइड कर देता हूं बेटा। एक बार यहां देखो, सिंपल बच्चों ऐसा लिखा जा सकता था, दाब को आप लिख रहे हो बेटा एक सिंपल गेज से, गोज उसको बोलते हो कि गेज आप बोलते हो, उसी फॉर्म में लिख रहा हूं। गोज दाब बोल दो बच्चों, या बेटा आप बोल दो सिंपल एटमॉस्फेयर है ना। एटमॉस्फेयर का हिंदी में क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब है ना। और बच्चों एक आता बेटा कुल मिला लो एब्सोल्यूट, उसको हम एब्सोल्यूट लिखता हूं, परम बोलते हैं वैसे। बच्चे कौन सा दाब देखो बेटा, गोज दाब कौन सा होता है? जो दाब वायुमंडलीय दाब से ऊपर मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब से ऊपर मापा जाता है। मतलब समझा रहा बच्चों क्या बोलते हैं। जब कभी भी बच्चों आप साइकिल में, पहिए में या कहीं भी आप हवा भरवाने जाते हैं तो आपकी मतलब पहले हवा जीरो है, ट्यूब आपकी पंचर हो रखी है, पंचर आपने लगवाया, आपने उसमें हवा डलवाई, हवा डलवाने से धीरे धीरे टायर मोटा होने लग गया, तो हमें अंदाजा लग जाता है। हम देखने पर गेज से कितना चेक कर रहा है कितनी हवा हुई, तो एक छोटा सा वो ऐसा लेके आता है वो, जिसके ऊपर एक ऐसा राउंड सा लगा रहता है, ऐसे ऐसे कुछ है ना। इसको बोलते हैं मेजर करने वाले को गेज, इसलिए इसको प्रेशर को भी गोज प्रेशर या गेज प्रेशर बोला जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में गेज ही बोलते हैं ना, गोज बोलते हैं गेज बोल दो बच्चों। वायुमंडलीय दाब से ऊपर मापा जाए, तो भी वायुमंडल का दाब होगा, उससे ऊपर की मान क्या है, वायुमंडल वाले को जीरो मान लो, उससे ऊपर का मान क्या है, उसको गोज प्रेशर बोला जाता है। वायुमंडल का दाब बच्चों आपका जो दाब वो फिक्स रहता है बच्चों, ये 1.013 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल दो बच्चों, या इसी चीज को बेटा पास्कल भी बोला जाता है। बच्चों इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं 760 mm ऑफ Hg, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है बेटे 760 टोर। और बच्चों mm ऑफ Hg मरकरी का है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि मरकरी में इस दाब के कारण कितनी ऊंचाई जा सकती है, तो आएगा 760 mm ऊपर जा पाएगा। 1 mm Hg को टोर भी बोला जाता है। कुछ कन्वर्जन आप जानते भी हो सर, बार को बच्चों 1 बार आप बोलो या बच्चों 1 ATM आप बोलो, दोनों की बात एक जैसी होती है। 10 की पावर 5 पास्कल उसको लिया जाता है, सही है क्या? ये फिक्स मान है बच्चों। ये वो दाब होता है जो वायु हमारे ऊपर लगाती है, हर वस्तु के ऊपर लगाती है। आसपास एयर है, वायु है, तो आपके ऊपर, मेरे ऊपर, बेंच के ऊपर, सबके ऊपर जो दाब लगाती है उसको वायुमंडलीय दाब बोला जाता है। सर इतना भयंकर दाब देखो बेटा, 1 ATM का मान कितना, 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक आदमी का नॉर्मल एवरेज एरिया मान लो अब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से ज्यादा लंबाई तो चौड़ाई कम है। एक क्षेत्रफल हमने मान लिया, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर। अब फोर्स कितना, बल कितना बन जाएगा सर? दाब होता है आपका, सर दाब का मान आता है F बटे में A, ये आपके पास 10 की पावर 5 है। एक तो फोर्स भी आता है 10 की पावर 5 न्यूटन छोड़ दो, किलो में देखो तो 10,000 किलो के आसपास, जी डिवाइड कर लिया तो हमारे ऊपर बच्चों 10,000 किलो का भार, और हम पता भी नहीं चल पा रहा ऐसे कैसे हो गया बच्चों। हमारे ऊपर भी इतना है, हाँ है सर, वायुमंडल का दाब है हर बिंदु पे, हमारे ऊपर भी है सर। इतना भारी बोझ हमारे ऊपर है 10,000 किलो का, हम महसूस नहीं कर पा रहे, ये झूठ बोल रहे क्या? नहीं। तो एक लाइन बोला जाता है बच्चों, जो हमारे वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है उसके कारण जो प्रेशर होता है बेटा, वो इसको कंपनसेट करता है। आपने देखा बच्चे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का प्रेशर कितना होगा, BP 80 बोल दो, 90 बोल दो, 100 ऐसे सुना हमने। मतलब क्या होता है बच्चों, वेन्स के अंदर से बढ़ जाएगा। दाब की हमेशा एक फिक्स दिशा होती है, दाब हमेशा सतह के लंबवत ही लगता है। दाब क्या लगेगा बेटा? सतह के लंबवत। यदि सतह है तो इस बिंदु भी यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ से लंबवत, यहाँ ऐसे, हर बिंदु पे पूरी सतह के लंबवत ही लगता है। तो अपनी वेन्स से नसों के अंदर से खून बहता है। खून का दाब कितना बोला बच्चों ने? 80 बोलने मतलब होता है 80 mm ऑफ Hg। ये बाहर की दिशा में आपके नसों पे हर बिंदु पे से बाहर की दिशा में से बाहर करना चाहता है। लेकिन बच्चों ऊपर से क्या है, वायुमंडलीय दाब भी है, उसका मान कितना सर? 76 है सर। ये 80, ये 76, तो कुछ तो लगभग कैंसिल करते हैं, बहुत मामूली सा दाब बचा, वो हम झेल जाते हैं, हमें फर्क नहीं पता चलता। कब महसूस कर सकते हैं? क्या सर मैं नहीं मानता वायुमंडलीय दाब होता है, कि बच्चों कब महसूस किया जा सकता है? खाली बोतल आप ले लो बच्चों, खाली बोतल का ढक्कन खोल रखा, आप देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। प्लास्टिक की बोतल है सर, इतना भारी दाब है तब भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर ये बोतल है तो बोतल के अंदर भी एयर और बाहर भी एयर है, यहाँ भी वही दाब, यहाँ भी वही दाब, तो जीरो हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। अंदर की जो हवा उसको बाहर निकाल लो बेटा, एकदम आप शक करना, जैसे अपने शक किया भाग के बोतल पीछे जाती है,
आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसको पिचका दिया, मैंने हवा खींच के पिचकाया, आपने नहीं खिंचकाया, आपने सिर्फ हवा बाहर निकाली है। बाकी बाहर जो इतना ज़्यादा भारी वायुमंडलीय दाब था उसके कारण फटाक से पिचक गई है वो, आपने सिर्फ हवा बाहर निकाली, आपने खुद नहीं खींचा उसको। वो बाहर वायुमंडलीय दाब था, बहुत भारी था, उसने उसको पिचका दिया। सही है क्या? पहले क्यों नहीं पिचकी? सर अंदर और बाहर दोनों दिशा में, दोनों जगह पे वायुमंडलीय दाब था। एक और होता बच्चों अब्सोल्यूट। बेटा ये आसान चीज़ है, यदि दोनों चीज़ों को आप जोड़ दोगे बेटा, वायुमंडलीय दाब को आप जोड़ दो और बच्चों गोज वाले प्रेशर को भी आप जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा अब्सोल्यूट प्रेशर। सही है क्या? दोबारा बताया बच्चों, वायुमंडलीय दाब का मान फिक्स रहता है, हर चीज़ पे लगता है, समान लगता है, 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या एमएम में 760 एमएम में बेच दिया, 760 टोर इसको बोला जाता है। सही बात है बच्चों। वायुमंडलीय दाब को जीरो मान के जब भी आप प्रेशर मापते हो, दाब मापते हो, उसको गोज प्रेशर बोला जाता है। मैं बोलता हूँ, मान लो एग्जाम्पल बच्चों, मैंने ऐसा एक सरफेस पे ऐसे बल लगा रखा है। सर बल लगा दिया, कुछ क्षेत्रफल है तो बल बटे में क्षेत्रफल दाब होता है। मान लो बच्चों मैंने लगा दिया, ये दाब जो लगा हुआ है बेटा वो 100 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो जो मैं बोला 100 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, वो दाब कैसा हुआ? गोज हुआ। वायुमंडल का नहीं मान रहा ना, मैं सिर्फ ये मान रहा हूँ। ये नहीं बोला सर आप एब्सोल्यूट बताओ, कुल बताओ कितना, तो मैं बोलता हूँ बच्चों वायुमंडल का 10 की पावर 5 था, 100 मैंने लगा, दोनों को जोड़ दो, वो क्या है? एब्सोल्यूट। सही है क्या? दोबारा और समझाता हूँ बच्चों। दाब का मतलब ये समझ में आया? सर यदि कहीं बल लगा हुआ है, किसी भी बिंदु पे बल लगा हुआ, वहां का क्षेत्रफल मैं जानता हूँ, दाब निकाला जा सकता है बल बटे में क्षेत्रफल से। बच्चों इसी का कारण होता है बेटा, जो जितना भारी वेट होता, जो जितना भारी आपका नेचुरल कोई भी चीज़ आप देखो बच्चों, छोटा सा खरगोश है, छोटे छोटे पैर होते हैं, चींटी के और भी छोटे पैर होते हैं, हाथी के कोई इतने मोटे मोटे पैर होते हैं भारी भारी, क्योंकि भगवान ने जानता है इसके पास बहुत ज़्यादा वेट है, तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा, वरना हाथी चल नहीं पाता बेटा, ऐसे उसके पैर अंदर फंसते। सोच के देखो, चींटी वाले पैर हाथी के लगे होते हैं, ये मत सोचना सर पैर टूट जाते, वो अलग बात, हो सकता है उसकी और स्ट्रॉन्ग बना देता भगवान। इतने पतले पैर होते हैं बच्चों, उसका बोझ 1000 किलो, प्रेशर बनाएगा इतने छोटे से बिंदु के ऊपर, क्षेत्रफल का लगभग 0 के बराबर, तो इनफाइनाइट बोझ प्रेशर बनाता, फटाफट नीचे बसता हुआ चलता। इसलिए भगवान ने उसका क्षेत्रफल ज़्यादा दिया ताकि आपका दाब क्या रहे बच्चों? सही सही रहे, वो चल पाए, वो मिट्टी में भी चल पाएगा, कहीं भी। ऊँट है बच्चों, ऊँट कैसे बनाया गया कि वो सर वो हाथी इतना बड़ा तो नहीं, फिर भी उसके पैर भी बड़े बड़े होते हैं ऊँट के। क्यों? क्योंकि जानता है रेगिस्तान में इसलिए कामयाब है। रेगिस्तान में कुत्ता चलेगा, हम चलेंगे तो फंस जाएंगे उसमें, है ना, क्योंकि हम जानते बोझ हमारे पास है, ज़्यादा दाब बन गया, क्षेत्रफल कम होने के कारण हम अंदर चले जाएंगे। आपने सुंदर सी हील वाली लड़की वाले सैंडल पहन लिए, क्या तुम रेगिस्तान में चल सकते हो? नहीं। क्यों? सर एक हील पे एक बिंदु है, आपका पूरा वेट है एक बिंदु पे, वही वेट तो प्रेशर बहुत ज़्यादा, सारा का सारा सैंडल क्या होगा? अंदर धंस जाएगा, हम नहीं चल पाएंगे। ऊँट क्यों चल पाता है? सर उसके पैर का एरिया बहुत होता है, 4 पैर होते हैं, उसका आपका जो दाब है आपका मैनेज हो जाता है। सेम कहानी बच्चों व्हीकल में देखो, साइकिल है, साइकिल के टायर पतले क्योंकि बोझ कम है, कार के थोड़े मोटे टायर, जितनी बड़ी कार इतने मोटे टायर होते जाएंगे। क्यों? सर आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल कॉन्टेक्ट में रहे, ताकि आपका जो दाब हो आपका यूनिफॉर्म सा रहे। सही है क्या? 1-2 लाइन लिखो तो फिर आप बनाना बच्चों। यह है सतह के हमेशा लंबवत लगता है, इसका मान सब लग रहा है P = F/A होता है बच्चों। यूनिट में लिख भी रखा है, दोबारा लिख दिया बेटा एक बार। इसका बच्चों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोला जाता है बच्चों, लेकिन ऐसा यूनिट इसका बोला जाता है बेटा पास्कल। और यदि बच्चों डायमेंशनल फार्मूला बोला जाता है M1 L-1 T-2 होता है। सही है क्या? फिर बाकी ये बना लो। और जो भी चीज़ डिजाइन होती है नेचुरली भी और बच्चों मैकेनिकली भी, वो सब इसी हिसाब से बनाया जाता है। जिसका वेट ज़्यादा है तो उसके मोटे पहिए बनेंगे, ताकि जो आपका दाब हो ठीक ठाक सा मैनेज आपका रहे, वो गाड़ी जो चलते हुए धस ना जाए। बिना बच्चों अपने नोट लिखो बेटा। बच्चों नोट में सीधा लिखवा रहा हूँ, आप जानते भी हो रो GH कम, आप जैसे जैसे अंदर जाओगे गहराई में जाओगे तो दाब आपका बढ़ता, कितना बढ़ता? रो GH, तो जानते भी होगे आप। उसके कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे लेके जाता हूँ। नोट नंबर 1 आप लिखो, गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है, गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है। नीचे लिखा बेटा डेल्टा P आ जाएगा रो GH, और आपको बता दो घनत्व हुआ G आपका मान पहले से जानते हो, और H क्या होता है बच्चों? वो डेप्थ है जितना आप नीचे गए हो। डेल्टा P = रो GH, अपने डेल्टा मान रखा हो इसका, तो ये आपको पता भी होगा बच्चों। नीचे फिगर देखो, फिगर देखो बेटा। चाहे बच्चों आपके पास कोई ऐसा एक कंटेनर है बेटा, यहाँ पानी भरा हुआ H ऊंचाई तक यहाँ से देखा जाए तो, और चाहे बच्चों आपके पास बेटा ऐसा है, फिर यहाँ वही पानी आपका भरा हुआ H ऊंचाई है, और चाहे बच्चों ऐसा उल्टा आपका बना रखा हुआ ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। यदि आपकी गहराई समान है, जैसे मैंने तीनों में H लेने की कोशिश किया है, तो यदि मुझे कोई बोले ना बेटा इस तल के ऊपर, यहाँ तल के ऊपर आप बताओ दाब क्या है, या इस तल के ऊपर आप दाब बताओ और यहाँ आप बताओ दाब क्या है,
तो सिंपल एक बात मैं देखूंगा, यदि कुल दाब आप पूछते, यदि मुझे कोई पूछता ना बेटा सर कुल दाब आप बताओ या अब्सोल्यूट दाब आप बताओ, तो मैं ऐसे लिखता सर यहाँ क्या है, ओपन टू एयर, हवा में खुला है। तो इस बिंदु पे दाब क्या होता है बच्चों, एटमॉस्फेरिक, तो पी नोट। सही है क्या बच्चों? पानी में जब गहराई में अंदर जाएंगे दाब का मान बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? बढ़ेगा तो जमा किया बच्चों, कितना बढ़ेगा सर? रो जी एच। रो क्या इसकी आपकी द्रव का आपका घनत्व आ गया जी इंटू गहराई क्या एच। बच्चों किसी में भी आप देख लो, इसको मैंने ए बोल दिया बच्चों, इसको मैंने बी बोल दिया बेटा, इसको मैंने सी बोल दिया, तीनों में ही ऊपर हवा है और नीचे गहराई एच है। तो ये बोला कुछ भी आपकी बेशक से आकृति हो बच्चों, लेकिन जो आपका क्योंकि गहराई समान है तो तीनों ही तल के ऊपर समान रूप से दाब लगेगा। बात समझ पाए बच्चों आप? कैसा भी बल्कि बच्चों मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा 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 कुछ भी मटका मैं बना देता, सिर्फ एक साइड से खुला छोड़ देता और ऐसे ऐसे बोलता ना बच्चों ये एच गहराई तक है। अब आप दाब बताओ, इस बिंदु पे बताओ, आप एक्स बिंदु पे बताओ, तो तब भी मैं उत्तर वही बताता सर यहाँ खुला है तो आपका पी नोट और नीचे जाएंगे तो रो जी इंटू एच। सही है क्या? बना शाबाश फटाफट। थोड़ा सा आप जल्दी बनाना बेटा, आज आपने सवाल ज़्यादा है, फिगर फटाफट जल्दी बनेंगे, है ना? कुछ नई चीज़ें आप तो सीखोगे उसको। और यदि कोई गोज बोलता गोज दाब बताओ तो क्या दिक्कत है? पी नोट को 0 मानते थे, वायुमंडलीय दाब को 0 मान लो, उतरा जाएगा रो जी से ना। एक टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक बनेंगे बट इसमें 1 2 3 फटाफट फटाफट ऐसे ही। दाब का क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? दाब से बल आ सकता है, क्योंकि सर सवाल में जी आ गया तो जी का हम जानते परिवर्तन होता है, ऊपर जाएगा तो जी प्लस ए, नीचे जाएगा तो जी, हमने पढ़ा हुआ है ऐसी चीजें। वो परिवर्तन भी कुछ मैं देखता हूँ। छोटा सा बल लिखो, दाब के कारण लगने वाला बल, दाब के कारण लगने वाला बल। बच्चों यहाँ 2 तरीके से बल मैं आपको बता रहा हूँ। यदि अपने पास एक ऐसा अपने पास एक कंटेनर है बेटा, ये ऐसे 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 यहाँ तक पानी भरा हुआ है बच्चों, ये गहराई मैंने बोल दिया एच तक पानी भरा हुआ है और इसका क्षेत्रफल ए है बेटा। जो नीचे आपका कंटेनर है ना बच्चों, उसका क्षेत्रफल आपका ए है। मैं एक बार ऐसे समझ रहा हूँ, आपको 2 तरीके से पूछ सकता है कि आप ए बिंदु, आप इस पे बिंदु पे तल पे बताओ, आप नीचे जो आपका तल है उसके ऊपर आप दाब बताओ और बल बताओ कितना लगेगा। और आपसे पूछ सकता है बच्चों दीवार पे आप बताओ। 2 टाइप की संभावना बनी बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है दीवार के ऊपर क्या बल लगा रहा है ये आपका द्रव जो है, और आपके तल के ऊपर क्या लगाता है, आप ये बताओ। कोई दिक्कत नहीं सर। बल क्या होता है? बल होता है सर दाब गुणा में क्षेत्रफल। सही है क्या? मैं मान लेता हूं बेटा यहाँ आपका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल इस टाइप से पीछे बना हुआ नहीं है, इसका जो क्षेत्रफल है बेटा ए है नीचे वाले का। और ऐसे ही बच्चों दीवार भी ऐसे फिर बनी होगी बच्चों, ऐसे ही दीवार भी होगी पानी की, है ना? इसका क्षेत्रफल भी मैं मानता हूं बच्चों एक बार को ए है, ऐसे ही मान रहा हूं मेरी मर्जी से। अपना कमरा है, कमरा लबालब पानी से भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ, नीचे एच आए आप, है ना? मुझे बोला इसके ऊपर क्या आपका लगेगा बल, नीचे बताओ, और साइड वाली दीवार पे क्या लगेगा वो आप बताओ। कोई दिक्कत नहीं सर, बल निकालना है तो बहुत सरल तरीका है। यदि मुझे किसी ने पूछा आप बल बता दो, कहाँ पे बताओ, आप नीचे तल के ऊपर बताओ, तो मैं कैसे बताता सर? यहाँ नीचे तक आप दाब जानते हो? हाँ जानता हूँ। कितना बच्चों? रो जी एच। सही है क्या बेटा? सर इसका क्षेत्रफल आप जानते हो? दाब गुणा में क्षेत्रफल, लो आ गया उत्तर। बच्चों जब आप दीवार के ऊपर बताओगे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जब आप दीवार के ऊपर बताओगे थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा सर? मेरा तो दिमाग एकदम ठनक जाएगा, क्योंकि दीवार के ऊपर आप कैसे दाब बता सकते हो सर? यहाँ पे तो दाब 0 है, यहाँ तो कोई गहराई है ही नहीं, और दीवार को अलग बना रहा हूँ बच्चों। दीवार ऐसी आपकी एच गहराई की दीवार है और यहाँ तो पानी है ही नहीं, कोई गहराई है ही नहीं, तो 0 दाब है सर। यहाँ अलग अलग एच है तो धीरे धीरे गहराई बढ़ेगी तो दाब घटेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, और लास्ट वाले बिंदु के ऊपर दाब क्या बच्चों? रो जी एच। क्यों सर? एच गहराई में आप नीचे आगे कितना दाब आएगा? रो जी एच। सर ऐसे लगने लग गया आप? हाँ मैंने लिखवाया है, दाब हमेशा सतह के लंबवत लगता है। ये ऐसी सतह थी तो ऐसे दाब लग रहा था, ऐसी सतह तो ऐसे लगेगा। सही है क्या सर? अब मेरे पास दिक्कत ये आ गई सर, यहाँ तो रो जी एच दाब और यहाँ शून्य है, तो मैं बल कैसे निकालूं? बल कैसे निकालूं बच्चों? फिर जब ऐसी सिचुएशन आती था, आप एवरेज ले लो बेटा, तो आपको लेना पड़ेगा दाब का एवरेज। सर कैसे लेते थे सर? P1 प्लस में P2 बटे में 2। सर शुरुआत में दाब क्या है? 0, बाद में दाब क्या बेटा? रो जी एच बटे में 2, उत्तर आ जाएगा बस। सर तल आप जब लोगे, आप दीवार पे जब लोगे तो आपके पास घनत्व क्या है? सही है क्या? तो आप ऐसे लोगे सर, आप क्या करो, एवरेज प्रेशर ले लो गुणा में क्षेत्रफल है। एवरेज प्रेशर क्या बेटा? रो जी एच बटे में 2 और गुणा में क्षेत्रफल क्या है? ए। तो ए। दोबारा सुनो बात को, इसी बात को दोबारा सुनो, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कराता हूँ। अब अच्छे से डायग्राम देख रहा बेटा एक बार। अब मैं इसको क्यूब की फॉर्म में पहले बना ही देता हूँ। हमें बोला एक ऐसा क्यूब है, हमारे कमरे जैसा क्यूब है, हर तरीके से इसकी लंबाई बच्चों ये मैंने बोल दिया ये घन है, और घन की हर जो भुजा की लंबाई है वो आपकी एल है।
और घन आपने ये लबालब ऊपर तक ऐसे पानी से भरा हुआ है ऐसे। तो आपको बोला एक काम करो, ए बी सी और डी, इस तल के ऊपर जो बल लगाएगा वो बताओ, और आपका सी डी ई और एफ जो बराबर वाली दीवार पे लगाएगा वो बताओ। बच्चों दिमाग में सोचना, कमरा है, कमरे के नीचे ए बी सी डी बोला बेटा, साइड वाली दीवार को मैंने सी डी ई एफ बोला। सोचते हैं सर बल निकालना है यदि आपको ए बी सी और डी के ऊपर, सर नीचे वाला है, कितना आपकी गहराई तक पानी भरा हुआ, एल लंबाई तक भरा हुआ, सही है क्या? गहराई भी कितनी होगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ही एल, यहाँ से यहाँ कितनी गहराई बच्चों, एल है। सर एल है तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, सुनते रहना बेटा बात को। सर एल है तो आपका दाब कितना आ जाएगा, रो जी गुणा में एल। सही बोला क्या? मैं बोला बच्चों क्षेत्रफल किसका लेंगे, सर जिस सतह के ऊपर दाब लगा हुआ है। सर यदि घन है तो ये भी एल और ये भी एल, कितना बन जाएगा, एल गुणा में एल, वो भी कितना आ जाएगा बेटा आपका एल स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा रो जी एल क्यूब। सही लिखा गया बच्चों। आगे देखो बेटा, जब आपने बोल दिया सी डी ई एफ का आप बताओ, सी डी ई एफ का आप बताओ। बच्चों ये वाली दीवार है, इस साइड वाली दीवार है, तो क्या सर दाब आपका बराबर लगा हुआ है? नहीं। क्या दाब हर बिंदु के ऊपर, यहाँ देखो बेटा, इस नीचे वाली तली के ऊपर तो हर बिंदु के ऊपर रो जी एस था, नीचे के ऊपर क्या था, हर बिंदु के ऊपर रो जी एस था। लेकिन जब बराबर वाली दीवार है, ऐसा हाथ मेरा बराबर वाली दीवार, क्या हर बिंदु के ऊपर रो जी एच नहीं? सर ऊपर तो कोई गहराई है नहीं, शून्य है, नीचे कितना है, रो जी एच। अलग अलग गहराई के ऊपर अलग अलग दाब है, ऊपर शून्य नीचे रो जी एच। तो क्या लेना पड़ेगा, औसत लेना पड़ेगा। औसत कैसे लेते थे सर, दाब का आधा कर लो, औसत आ गया, और फिर क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। सर दीवार का ये क्षेत्रफल, सर दीवार का क्षेत्रफल लेंगे तो क्या, ये भी आपका एल है और ये भी क्या बेटा आपका एल। फिर मैं क्या ले लूँ बेटा, एल। उसके बाद समझ में शायद आपको आई होगी। बच्चों जब भी आपको साइड में दीवार पे आपको निकालना होगा औसत, आपको दाब लेना, आपको आधा लेना दाब, नीचे गहराई में निकाले कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। वहां क्या करेंगे, सिंपल रो जी एच और इंटू में क्षेत्रफल बनाओ। देखो एक बार बनाओ आपने, सवाल कहीं है बेटा, अब फटाफट बनाओगे सवाल में ज़्यादा आपको करा पाऊंगा। जितने सवाल आप करोगे, कॉपी ज़्यादा पढ़ोगे, इतनी बात आपको समझ में आएगी। बना बच्चा आपने बच्चों, क्योंकि जी आ गया तो जी का परिवर्तन जहां भी होगा बेटा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार देखना बच्चों, आपने पढ़ा भी है बच्चों, मैं बल भी निकालना सिखाऊंगा और दाब भी। दाब आप सीख जाओगे तो बल अपने आप गुणा में क्षेत्रफल से आ जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती। बच्चों आप देखना, आपको जी का परिवर्तन देखना, बस आप जानते भी हो सर ऊपर जाएगा तो जी प्लस ए, नीचे जाएगा तो जी माइनस ए। सही है क्या? एक बार लिखो, हाँ, ऊर्ध्वाधर गति के कारण दाब में परिवर्तन। फटाक से लिख भी रहा हूं बच्चों, यदि आप ऊपर जाएंगे तो जी इफेक्टिव का मान क्या हो जाता है बेटा, जी प्लस ए, आप जानते भी हो। और बेटा यदि आप नीचे जाएंगे तो जी की जगह क्या लिखा जाएगा, जी इफेक्टिव, और उसका मान क्या आता है, जी माइनस ए। कब आएगा सर, जब आपकी सूडो फोर्स लगती है। सूडो फोर्स क्या थी, जब आपका आभासी बल होता, जब ऐसा कुछ होता था, एनएल में आपने पढ़ा था। ऐसे बना एक छोटा सवाल लिख के आपको मैं बताता हूँ। और जी का मान परिवर्तन तो याद आपको एनएल में, याद यही करवाया था मैंने न्यूटन गति के नियम में, कि बेटा ऊपर जाएंगे तो जी प्लस ए याद कर लो, नीचे जाएंगे जी माइनस ए। कब, जब त्वरण होगा तब की बात है। यदि कोई बोल देगा समान गति से चला तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, त्वरण का मान शून्य है, जी तो जी ही रहेगा, है ना। छोटा सवाल आप लिखो, वायुमंडलीय दाब का मान एक स्थिर लिफ्ट में, वायुमंडल, सिंगल स्टार पीएमटी बना बेटा, वायुमंडलीय दाब का मान एक स्थिर लिफ्ट में ऐसे 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, सामने लिखा बेटा है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी है। यदि यह लिफ्ट 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से ऊपर की दिशा में जाए, यदि यह लिफ्ट 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से ऊपर की दिशा में जाए, एच जी कॉलम की नई लंबाई ज्ञात करें। एच जी कॉलम की नई लंबाई ज्ञात करें। बच्चों वायुमंडलीय दाब में देखा सर 76 सेंटीमीटर दिखाई देता है, और चलने लग गया तो क्या आपका फर्क पड़ेगा बताओ। तो एक बात ये बच्चों, क्या आपकी लिफ्ट में जो एयर था, प्रेशर किससे बनता था आपको याद दिलाता बेटा, केटीजी में प्रेशर कहाँ से, दाब कहाँ से बनता था सर, एयर के कारण। एयर जब टकराता उससे फर्क पड़ता था, टकरा रहा था, आप क्या देखते सूडो वूडो कुछ फर्क आएगा। तो बच्चों आपका जो कॉलम हो क्या दिखाई देगा, प्रेशर बढ़ा घटा, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, प्रेशर बढ़ा घटा ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं जानता हूं सर एयर के कण पहले भी वही थे, बाद में भी वही है। एयर के कण के कारण ही आपका दाब बनता है, जितना एयर इतना ही दाब।
तो क्या आपने एयर का परिवर्तन किया? नहीं किया सर। तो क्या फर्क पड़ सकता है? हाँ सर, ऊपर नीचे जाएंगे तो हो सकता है सर लंबाई जो पहले क्षेत्र थी कम या ज़्यादा दिखाई देने लग जाए। क्या दिखाई दे? देखो बेटा सर, पहले और बाद में प्रेशर आपका समान है, दाब आपका समान है, तो क्या लिखता हूँ बच्चों, रो पहले जी था और एच का मान था 76, बाद में सर आपने एयर या कोई भी जो परिवर्तन किया क्या? नहीं किया सर। लेकिन जी की जगह क्या जाएगा बेटा? जी इफेक्टिव, और एच हमें ऊंचाई नहीं पता है कितना तक आपका कॉलम जाएगा, तो बच्चा रो को ऐसा ही लिखा, जी की जगह 10 लिख दिया बेटा, ये 76, ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका 10 + 9, क्योंकि बच्चा ऊपर गया उसका अंडरलाइन भी कर लेना, ऊपर की दिशा में जाएगा तो जी + ए होता है, तो रो से रो कट गया बच्चों, क्या बन जाएगा सर 10 × 76 दैट इज 19 × एच, तो एच का मान कितना आ जाएगा सर अब 40 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। एच जी कॉलम में कितनी लंबाई दिखाई देगी आपको? 40 पहले की बजाय। सही है क्या? हर जगह वैलिड होता है बच्चों। कोई मुझे बोलता बल बता रहा कितना लगेगा, तो रो ऊपर जाएगा त्वरण से तो रो जी + ए × एच, ये तो क्या हो गया आपका दाब, और गुणा में 1 करोगे तो आपका बल भी बन जाएगा। ऊपरी से त्वरण में प्लस माइनस होगा, आप जानते हो, ऊपर जाएंगे तो जमा होगा धनात्मक होगा, नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक होगा। ये ऊर्ध्वाधर आपकी गति मैंने समझाई। अब हम आपको बच्चों हॉरिजॉन्टल में क्या समतल बोलते हो है ना, हॉरिजॉन्टल माने समतल सारे बोलते हो है ना, समतल दिशा में यदि आपको बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल दिशा में यदि बोलते हैं त्वरण तो क्या होगा? देखिए एक बार, समतल दिशा में त्वरण के कारण बल, समतल दिशा में त्वरण के कारण बल। बच्चों आपको मैं बता चुका था, आपको याद है बेटा कुछ ऐसे मैंने न्यूटन गति के नियम में समझा था बच्चों, यदि आप ऐसे ए से खींचोगे तो पानी ऐसा बन जाता है। ऐसा क्यों बना? क्योंकि सर जो कुल बल आएगा वो जो आपकी सरफेस सतह की है जो लंबवत आता, लिखवाया था मैंने, उसका उपयोग आएगा। पहली स्टार लाइन वही लिखवाता हूं, देखो एक बार, किसी भी दारों पर लगने वाला कुल बल, किसी भी दारों पर लगने वाला कुल बल हमेशा दर की सतह के लंबवत होता है। किसी भी दर पर लगने वाला कुल बल को अंडरलाइन करना बेटा, कुल बल दर की सतह पर लंबवत होता है, दर की सतह पर लंबवत होता है। बहुत अच्छे बच्चों, यहां देखो एक बार बेटा, यदि अपने अच्छे से देखना बच्चों, एक बार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ना पाऊंगा बच्चों में, आपने पहली बार ये सीखोगे, इससे पहले नहीं सीखा हुआ। पहली बार बताऊंगा वो आप जानते हो, सेकंड वाली जो उसकी एप्लीकेशन आप नहीं जानते हो। अच्छे सुनना एक बार, ये आप जानते हो सर पहले ऐसे 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 पानी था सर, ये सी सही था, आपने बोला सर इसको यदि आगे त्वरण ए देंगे तो सर ये ऐसा हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हुआ था वो भी आपने समझा दिया था। सर नीचे क्या लगता है बल बेटा mg, और यदि मास द्रव्यमान m तो ए के कारण यहाँ क्या लग गया आभासी बल ma, और कुल बल कहाँ आता सर यहाँ आ गया था, जो भी आना होगा आ गया होगा। सर यदि वर्टिकल से एंगल थीटा तो tan थीटा का मान आपको क्या आता बच्चों, वो भी याद होगा ma/में mg, ये मैं आपको न्यूटन गति के नियम में समझा चुका हूँ। tan थीटा का मान आ गया था बेटा a/g, आप जानते हो बच्चों। यदि मैं ऐसा बोल दूं बेटा इसी के लिए इसी ट्रायंगल में ये लंबाई बच्चों मैं बोलता हूँ h है, और जो आधार है बेटा इसका पूरा का पूरा पात्र का वो l है, तो tan थीटा ऐसे लिखा जा सकता है क्या h/में l, वो भी सही है। सही है क्या? उस सवाल को थोड़ा दूसरी तरीके से पूछता है, ये तो मैं बता ही रहा हूँ, ये तो मामूली सी चीज है। अभी देखो जी मुझे बोल देता सर यहाँ नहीं इस साइड गया तो भी क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, ऐसा पानी बन जाएगा। सही है क्या? अरे ऐसे गया तो ऐसा क्यों बन गया सर, ये ऐसा, ये आपका द्रव्यमान तो आपका लंबवत रहे ना, सतह हमेशा लंबवत रहनी, बात खत्म, इसलिए यहाँ बल लगेगा। सर tan थीटा कितना आ जाएगा, यदि ये h तो h/l और a/g, वो मैं जानता हूँ। इसका ये सवाल ऐसे नहीं पूछता बेटा, वो सवाल ऐसे पूछता है कि पूरा कंटेनर लबालब भरा हुआ है, एक आपका घन है पूरा का पूरा पात्र से पानी से भरा हुआ है, एकदम आपने ए से आगे से गया, ये ऐसा त्वरण ज्ञात करो कि अब ऐसे पूरा भरा हुआ पहला सा झटका मारो तो कुछ पानी नीचे गिरेगा। वो बोलता है यदि गिरने वाला पानी कुल आयतन का 1/3 हो, या गिरने वाला पानी कुल आयतन का एक चौथाई हो तो कितना त्वरण है। सवाल दो ही तरीके से बनता है बच्चों, यहाँ ये पहली बार सुन रहे हो बच्चा, अच्छे सुनना। आपको झटका देगा इस साइड चलाओ उस साइड चलाओ, आपको हॉरिजॉन्टल दिशा में समतल में, तो आपको ये दो चीज़ पूछा तो बता देगा इतना पानी बिखर गया त्वरण बताओ, या तो आपको बता देगा बेटा कि त्वरण इतना पानी कितना बिखरेगा वो बता दो। दो ही संभावनाएं बनती हैं, या बनाऊं मैं सवाल उसको अलग तरीके से कराता हूँ, एक किसी पर ढंग से लिखवा के फिर आपको अलग से संभावनाएं समझाऊं। छोटा सा सवाल लिखो बच्चों,
एक घनाकार पात्र में, एक घनाकार पात्र में पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। पूरी तरह से अंडरलाइन करो बेटा। एक घनाकार पात्र में पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। उस पात्र को समतल दिशा में, बच्चों मैं हॉरिजॉन्टल बोलना चाहता हूं, आप करेक्ट शब्द लिख लेना। उस पात्र को समतल दिशा में कुछ त्वरण दिया जाता है, कुछ त्वरण दिया जाता है जिससे कुल पानी की 1/3 आयतन, जिससे कुल पानी का 1/3 आयतन, 1/3 आयतन को अंडरलाइन करना, बाहर गिर जाता है। पात्र को दिया गया त्वरण ज्ञात करें। पात्र को दिया गया त्वरण ज्ञात करें। बच्चों एक बार यहां देखो, मैं बेटा ऐसे मान लेता हूं सर, ये कुल आपका ऐसे भरा हुआ था, कुल आयतन V था और ये L क्यूब मान लिया बेटा। L साइड मैंने मान के घनाकार की ऐसे मैंने मान लिया बेटा, L साइड थी तो अब क्या बन जाएगा आयतन सर, L क्यूब बन जाए। पहले ऐसा था, आपने बोला सर आपने फटाक से ऐसे झटका दिया, ऐसा झटका देंगे तो बेटा ऐसा आपका बना होगा, आप जानते हो सर ऐसा बन गया होगा, सही है क्या? तो बच्चे ये जब ऐसा बन गया तो ये वाला पानी कहाँ गया? बाहर गिर गया होगा। ये पानी कहाँ गया? बाहर गिर गया होगा। सर एक काम कर लो, ये बाहर गिरने वाला जो भी आयतन, जो पानी बाहर गिरा हुआ है, ये किसके बराबर है? V/3 के बराबर है। खुद ही बोला हुआ 1/3 है। बाहर गिरा हुआ पानी कितना बेटा? खुद ही बोला 1/3 है, तो V/3 है। बच्चों बाहर गिरने वाले पानी का आप आयतन निकालो, उत्तर आ जाएगा बस। सर ये त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h और ये आधार है L, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था बच्चों? लिख रहा हूं बेटा मैं, बाहर गिरने, लिख रहा हूं बच्चों एक बार अच्छे से, मैं बाहर गिरने वाला पानी, बाहर गिरने वाला पानी कितना होगा? सर त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आ जाएगा आधा गुणा में h गुणा में L। सर आयतन कैसे बनाऊं? बच्चा आयतन पता है, स्पेन का आयतन कैसे बना था? इस पेन का आयतन कैसे बना होगा? सर पेन का क्षेत्रफल क्या? पाई r का वर्ग, लंबाई क्या? L, तो लिख दूंगा सर क्षेत्रफल गुणा में L, तो पाई r² L ऐसे बना होगा, सही है क्या? किसी भी चीज का आयतन से बनता है, क्षेत्रफल ले लो गुणा में लंबाई कर दो, उत्तर आ जाएगा। तो त्रिभुज का मैंने क्या बोला? सामने दिख रहा त्रिभुज, लेकिन एक्चुअली तो बच्चों इतना मोटा कंटेनर है ये, ऐसे L L और L ऐसे है। आपने बोले सामने दिखने वाला कितना क्षेत्रफल? आधा गुणा में h गुणा में L, तो ये कितनी लंबाई बच गई? L, तो मैं ऐसा कर दूंगा बच्चों, गुणा में L, मेरे ख्याल से मैंने सही लिखा है। त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल है? हाफ गुणा में h गुणा में L। सर ये क्षेत्रफल है, आयतन माने सर ये बोर्ड के भीतर की दिशा में भी L होगा, इसलिए आयतन करना था मैंने गुणा में, वो भी कर दिया। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? सर आधा गुणा में L² h। मैं बोलना चाहता हूँ सर ये वो पानी जो बाहर गिरेगा, मैं बोलना चाहता हूँ ये वो पानी है जो बाहर गिरेगा। और सवाल क्या बोलता है, कितना पानी गिर रहा है? V/3 माने L क्यूब बटे में 3, इन दोनों को बराबर कर देते हैं, L² h। देखना बेटे कैंसल, कैंसल कितना बच जाएगा? h बटे में L, 2/3, सही बना दिया। h यहां था, L नीचे 2/3, और h/L को क्या बोला था अभी हमने? A/G, तो A का मान क्या आ जाएगा बेटा? 2/3G। इस सवाल में सिर्फ मैंने एक चीज सोल्व करना सीखा, क्या? सिर्फ आयतन निकालना सीख लो। अभी हमेशा त्रिभुज बनेगा, हमेशा त्रिभुज बनेगा तो हाफ गुणा में h गुणा में L गुणा में L, ये हमेशा फिक्स आयतन है। आपको सवाल बताएगा, उत्तर आए। देखो बच्चों अब आसान लगेगा आपको ये, अभी तो मैंने आपको बताया ऐसे ही। सिर्फ यहाँ 2 पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों, आपको बता देगा बाहर कितना गिरा, बाहर गिरा पानी ये बता देगा, और त्वरण आपसे पूछ लेगा, एक संभावना। दूसरी संभावना बच्चों, त्वरण आपको दे देगा और पूछ लेगा बाहर कितना गिरा। 2 ही संभावनाएं हैं, बाहर कितना गिरा ये आपसे आयतन आपसे पूछ लेगा बेटा, इसके अलावा सवाल बनता ही नहीं। मैं बना दिखाता हूं आपको फटाफट। मुझे उसने बोल दिया सर बाहर पानी गिरा, ये उसने बोल दिया बेटा V/4, कुछ भी बोल दिया बेटा, या V/2, जो भी बोल दिया। त्वरण निकालना तो मैं क्या बताता, कितना गिरा? V/4, मतलब कितना? L³/4। सर गिरने वाला आयतन कितना होता था? आधा गुणा में h गुणा में L, फिर से L बराबर किया। सर जैसे ही बराबर किया L³ से हटा दो, ये 2 हो गया, तो h/L का मान क्या आ गया बेटा? 1/2। इसको क्या लिखा था? A/G, मेरे ख्याल से उत्तर आ गया बेटा G/2। सही लिखा गया। आगे दोबारा देखो,
सर यहाँ क्या बोला, त्वरण दिया हुआ है। मान लो बेटा उसने त्वरण दे दिया सर, ए का मान जो है ना वो 3g/4 है। ए का मान ये यहाँ बताओ कितना बाहर गिरेगा, ये उससे भी सरल है। देख कैसे सर, आपने खुद ही बोला tan थीटा क्या होता है a/g, और उसी का मान क्या था h/l। सही है क्या? a का मान क्या 3g/4 और ये भी g h/l। क्या h का मान निकाल दोगे क्या? हाँ 3/4l। अरे आयतन वही तो आप बोलते, आयतन क्या था, आधा गुणा में l² गुणा में h, आधा गुणा में l² 3/4l। क्या उत्तर आ जाएगा बेटा l³ अरे यही तो आपने बोला था v है। अरे कितना आयतन गिर जाएगा 3/8v बाहर गिरा। बस समझे क्या? इसके अलावा कोई संभावना ही नहीं। ए पूछेगा, एक स्टेप ये कि सीधा उत्तर आ गया। ए दे दिया तो और भी सरल है, पहले एच आ गया, पुट के आंसर आ गया। बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता है। पहली बार शायद आपने किया होगा, आसान सवाल, अच्छा सवाल। अरे tan थीटा a/g हो, ये सब जानते हैं, उसका उपयोग ऐसे होता है। अरे बना लिया गया, गुड। सवाल बहुत अच्छा बच्चों, इसको आप जाकर किसी से पूछोगे ना, उसको पता नहीं चला शुरू कैसे करूं, और है ये एक लाइन का सवाल। बात समझे क्या? अरे वो सब जानते हैं tan थीटा a/g होता है या h/l, सब जानते हैं, उसका ऐसे उपयोग होता है, ये कोई नहीं जानता। आप जाके ट्राई मारना। बना लेगा बच्चों आपने? इसी का थोड़ा उपयोग और सिखाता हूँ बच्चों आपको मैं, आपको याद रहेगा। शरीर आगे की दिशा में त्वरण होगा तो पीछे की दिशा में आभासी बल लग गया, उसका मान क्या होता है सर? वस्तु का द्रव्यमान होता था और त्वरण का उसका सिस्टम का होता था, याद होगा आपको, m गुणा में e द्रव्यमान। अरे मेरा और सुरेंद्र दोनों का ऊपर सेम बाइक पे बैठ के अलग अलग बल लगता था, क्यों? हमारा अलग अलग द्रव्यमान लेकिन त्वरण एक है, m गुणा में e कारण अलग अलग बल लगता था। बना बच्चा आपने? एक ही क्वेश्चन और मैं कराता हूं, देखो एक बार। एक यूट्यूब मैनोमीटर को, मैनोमीटर में जिसमें मापते हैं, एक यूट्यूब मैनोमीटर को ए त्वरण से हॉरिजॉन्टल दिशा में चलाया जाता है। एक यूट्यूब मैनोमीटर को ए त्वरण से हॉरिजॉन्टल दिशा में चलाया जाता है। यूट्यूब की दोनों साइडों में होने वाला ऊंचाई का परिवर्तन ज्ञात करें। यूट्यूब की दोनों साइडों में होने वाला ऊंचाई का परिवर्तन ज्ञात करें। देखो बच्चों अच्छे से, बच्चों आपका सिंपल यूट्यूब कोई फ्लूइड ऐसा बराबर बराबर आराम से रखा हुआ है, ऐसे आराम से रखा हुआ है। जैसे ही बच्चों आप यूट्यूब को बेटा आगे लेके जाएंगे, बच्चों यूट्यूब के जैसे ही बेटा आप आगे की दिशा में ऐसे चलाया, तो ये तो मैं जानता हूं सर पानी ऐसे हो जाता था, ऐसे हो जाएगा। देखो क्या है सर, यहाँ तो रहेगा यही का यही, यही का यही, लेकिन यहाँ की ऊंचाई बढ़ जाएगी। सर ऐसी क्यों बढ़ रही है? ऐसी इसलिए बढ़ रही है बच्चों क्योंकि सर मैं जानता हूँ सर ये द्रव्यमान m है और आगे त्वरण तो m × a ऐसी दिशा में लगेगा। लेकिन क्या ये इस आभासी बल से m × a से कोई दाब पे फर्क पड़ रहा? नहीं पड़ रहा। सेम इसमें जो ऊपर है बेटा, यहाँ वाला बल और यहाँ वाले बल से कोई भी दाब का फर्क नहीं आएगा। लेकिन जो ये बच्चों लंबाई l है, और इस लंबाई में बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो पानी भरा हुआ है, जो द्रव भरा हुआ है, ये आगे जाएगा सर, ये ma पीछे लगेगा, पीछे लगा इसे कहानी ऊपर की तरफ सरकारेगा इसको। तो हाँ बच्चों, यहाँ दाब के कारण इस आभासी बल के कारण कुछ हाइट का परिवर्तन आ सकता है। सर यदि आप बोलते हो इस बल में, तो आप बता सकते हो तो आपका दाबांतर क्या आएगा सर? ρgh, मैंने अभी सीखा था, ρgh होता दाब का अंतर, यदि ऊंचाई का अंतर आपका h है तो। सही है क्या? और यहाँ आप कितनी गहराई में जाना पड़ा h में, तो ρgh आपका है। तो एक काम करो सर, इस आभासी बल के कारण जो दाबांतर आया और ऊंचाई कारण जो दाब का अंतर आया, उन दोनों बराबर कर दो, अपने आप उत्तर आएगा। देखो कैसा, इस आभासी बल में सर आपका बल क्या होता है? छोटा सा बल मैं लिखूंगा तो m × a की जगह बेटा dm × a। सही लिखा क्या? dm × a कैसे लिखते हैं सर आप? ये मास्टर ने अलग सा टुकड़ा बना दिया, वही l लंबाई वाला बना दिया। तो इसने क्या किया, यहाँ छोटा सा टुकड़ा लिया जिसका द्रव्यमान dm है और यहाँ से x दूरी पे है। बच्चों dm का मान मैं लिखता हूँ बेटा कैसा सर? घनत्व इंटू इसका क्षेत्रफल जो भी है a × dx, इसकी यदि चौड़ाई क्या बेटा dx, ये आपका dm बन गया। और बच्चों बल क्या आएगा? बल भी होता है सर दाबांतर और गुणा में क्षेत्र। बच्चों इस पाइप का बराबर ही है a, और बच्चों ये क्या आ जाएगा dp, a से a आप काट दो, इंटीग्रेट करोगे तो dp आ जाएगा बच्चों डेल्टा p, रो ऐसा कैसा, a ऐसा कैसा, dx का इंटीग्रेशन 0 से l में रो a l। एक बार दाब का अंतर जो है बेटा रो a l है, आभासी बल के कारण जो आया है, और एक बार दाब का अंतर आया बेटा जो आया रो gh।
बच्चों इन दोनों को बराबर कर दो, रो ए एल रो जी एच, और बच्चों एच का मान आ जाएगा बेटा ए एल बटे में जी। उत्तर आ गया। बस दोबारा देखो बच्चों, क्या आपने एक टाइप का और पढ़ा था क्या, आभासी बल घूमने में घूर्णन में आता था सर, अंदर की दिशा में अभिकेंद्रीय बल, वो एक अपकेंद्रीय बल आता था, याद है? उसने क्या किया, थोड़ा सा होशियार बच्चा था, थोड़ा सा होशियार बच्चे ने यहां तक बराबर 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 ऐसे ही पानी भरा हुआ, इस बार पकड़ के इसको यूट्यूब कैसे पकड़ा और यहां से ऐसे घुमा दिया, यूट्यूब कैसे घुमाने लग गया, ऐसे घुमाएगा आप समझ जाओगे सूडो कहां लगा, उस दिशा में। सर उस दिशा में लगा, इसका मतलब यहां पानी ज्यादा चढ़ जाएगा और यहां पानी अब कम रहेगा। सर इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ एच आई का अंतर आया, क्यों आया होगा? फिर वही कहानी बच्चों, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में कहीं लगा होगा आप केंद्रीय बल, हाँ लगा होगा सर, ऐसे घूमेगा तो बाहर की दिशा में, इस दिशा में लगा इसलिए ऊपर चढ़ गया होगा। फिर वही कहानी सर, इस अपकेंद्रीय बल के कारण जो दाब का अंतर आएगा वही ऊंचाई के दाब के अंतर के बराबर कर लो, उत्तर आ जाएगा। सर ऊंचाई के कारण तो अंतर एक ही होता है, रो जी एच, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर ये वाला छोटा टुकड़ा काट के आप बताना, एक्स दूरी पे डी एक्स ले लिया और डी एम इसका मान है, तो आप क्या लिखते रहे बच्चों? सर एम ओमेगा स्क्वायर आर, याद है क्या? छोटा सा एम है तो डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, सही लिखा बेटा। तो डी एम को फिर लिखो वही सर, ये आएगा क्षेत्रफल गुणा में डी एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये डी पी गुणा में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल हटा दो। सर आपको डेल्टा पी निकाला, इंटीग्रेट किया तो डेल्टा पी यह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बटे में, देख बेटा एक्स स्क्वायर बटे में 2, और लिमिट कहां से कहां, 0 से एल। उत्तर क्या आ जाएगा? रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बटे में 2। किसके बराबर है बेटा ये चीज है? सर रो जी एच के बराबर में। क्या बच्चों हाइट का अंतर आप बता दो, यहां बता रहे, इतना उत्तर आएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। बच्चों जब सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल दिशा में चला तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, वहां स्क्वायर नहीं होता सर, वहां ओमेगा नहीं है क्योंकि सीधा गया था, तो वहां सूडो लगता था, वहां लगता आभासी बल एम ए, तो वहां उत्तर में आएगा ए इंटू एल। लेकिन जब घुमाओगे तो वहां बच्चों आपका अपकेंद्रीय बल लगता था एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा भी आएगा एक बात, और एक्स की बजाय इंटीग्रेट करो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहां क्या मिलेगा, एल स्क्वायर। बच्चे ये सवाल आपने इस फॉर्म में तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपने ऐसा देखा होगा, एक एक आपका नोट, एक आपका बर्तन, बर्तन में पानी भरा और आपने इसे बीच में से घुमा दिया और बर्तन में ऐसे हो जाता पानी, बर्तन में पानी बीच में से हमने घुमा दिया तो पानी ऐसे ऐसे हो जाएगा। वो आपका पूछता है ये बताओ ये ऊंचाई का अंतर क्या है, इस बिंदु में इस बिंदु में, इसका भी सेम उत्तर होता है। ये आपने कहीं ना कहीं देखा हो सकता है, पता नहीं वो भी देखा, बनाओ शाबाश, देखा है? वो उत्तर यहां से आता है, एनसीईआरटी के कोर्स में है, जेईई मेन में घुमाने वाला पूछा हुआ है। आपको ध्यान इतना देना, बस जब आगे चलेगा तो सर एल का मान, एल का जो पावर आएगा एक आएगा, जब घुमाओगे तो ओमेगा भी दिखेगा और स्क्वायर की फॉर्म में, एल भी स्क्वायर में, क्यों? एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन था तो स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, इसमें सीधा एल है बेटा, उसमें एल का स्क्वायर है, बस वो ध्यान देना है। और याद तो मैं सीधा भी करा दूंगा, एक याद कर लो, एच क्या आ गया, ए एल बटे में जी। अभी केंद्रीय त्वरण क्या होता था, ओमेगा स्क्वायर आर, याद है? अभी केंद्रीय त्वरण क्या था, ओमेगा स्क्वायर आर। आर सेंटर से लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा? इसमें तो चाहे ना भी मानो सेंटर से लेना पड़ेगा, इसमें तो मान लो कि सेंटर से लेना पड़ेगा। ओमेगा स्क्वायर एल, एल का क्या हो जाएगा, एल बटा दो, देखो वही उत्तर बन जाएगा। वहां क्या था बेटा, ए एल डिवाइड बाई जी, तो ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइड बाई 2 आप कर दो, वही उत्तर बन जाएगा जो वहां है। बना बच्चा आपने ये अलग से नोट लिख लेना बेटा, सेम उत्तर होता है इसलिए साथ में लिख दिया। बढ़िया टाइम रहा ना, सीधा टिक करना पड़ेगा। ऑप्शन ऐसे आते हैं बेटा, ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई जी, ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे। पास्कल नियम देखो बेटा, आसान चीज है, आप लोग जानते भी हैं, प्रैक्टिकल बहुत जगह यूज में आता है बच्चों। ये अच्छे बात को सुनना बच्चों, में एक रैंडम जानू एक गंदा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा, कैसा भी घटिया सा स्ट्रक्चर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैंने एक जगह बच्चों यहाँ एक पिस्टन लगा दिया, सही बच्चों, यहाँ मैंने 2 जगह प्रेशर मापने के लिए गेज लगा दिया, जैसे सिंपल गेज आपने देखे होंगे, गैस का प्रेशर मेजर करना है किसी का भी, ऐसे मैंने गेज लगा दिया। अच्छे सुनते रहना बच्चों, पूरे के अंदर बच्चों अभी मैं दारू भर रहा हूँ, दारू बच्चों, मैं फ्लूइड नहीं बोल रहा, तरल नहीं बोल रहा, साथ में मैं दारू स्पेशल मैं लिक्विड बोलना चाहता हूँ भाई, है ना, मैं गलत हिंदी बोल के मैं लिक्विड बोल रहा हूँ बच्चों। यदि मान लो पहले यहाँ पूरा दाब हर जगह का पी नोट पूरे दारू का दाब, जो आपका लिक्विड का दारू बोलते होंगे ना, पूरे लिक्विड का दाब आपका बच्चों पी नोट था। आपने क्या किया बेटा, बाहर से थोड़ा सा बल लगा दिया एफ,
एफ बाहरी, एफ एक्सटर्नल लगा, चलो इसको रोशन करें, F1 लगा दिया बाहर से अपने बल, बाहर से F1 लगा दिया, और इस पिस्टन का क्षेत्रफल A1 था, तो इसके कारण कितना दाब आ गया बच्चों, सर इसके कारण दाब आ जाएगा F1 बटे में A1। सही है क्या? आपने सिर्फ कहां दाब लगाया, हमने सिर्फ यहां दाब बढ़ाया था, बस हवा भरते थे हमने तो मामूली से यहां दबाया था, एक जगह दाब था, तो पास्कल ने क्या बोला थी, आपने एक जगह दाब बढ़ा दिया, पहले पूरा दाब था 100 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, आपने बाहर से लगा दिया 10, आपने एक बिंदु का बढ़ाया, एक बिंदु था इसने आगे दे दिया, इसने आगे दे दिया, इसने आगे दे दिया, आगे दे दिया, हर जगह का दाब बराबर बढ़ जाएगा जितना हमने एक जगह पे बढ़ाया। दोबारा बताता हूं, पास्कल ने क्या बोला, जब भी आपका कोई लिक्विड है, गैस नहीं बोल रहा बच्चों में, जब भी आपका कोई लिक्विड है, लिक्विड किसी भी बिंदु पे यदि आप बाहर से कोई दाब देते हो, वही दाब का मान उस लिक्विड के हर बिंदु पे बढ़ जाएगा। आपने एक जगह बढ़ाया, उसने आगे दे दिया, उसने आगे दे दिया, उसका ना कोई असर कम होगा। आपने यदि 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बढ़ाया तो बच्चों यहां भी 10 बढ़ेगा और यहां भी 10, हर बिंदु का 10 बढ़ेगा। सही है क्या? मैं लिखवाऊंगा बच्चों इस लाइन को बकायदा, बिना कोई असर कम हुए हर बिंदु के ऊपर समान रूप से दाब बढ़ जाता है। सर गैस क्यों नहीं बोल रहे आप, मतलब गैस क्यों नहीं बोलना चाहते, ऐसा क्या हो गया? बच्चों जो ये फ्लूइड हम लेते हैं, बड़े लिक्विड हम पढ़ रहे हैं, उसको दबाया नहीं जा सकता, ये मान के हम पढ़ते हैं इनकम्प्रेसिबल। इसका दाब आप कितना दे लो, आप आयतन कम नहीं कर पाओगे। पानी को ट्राई कर लेना दबाने का, पानी साइड से निकलने लग जाएगा, दब नहीं पाएगा। लेकिन बच्चों सर ऐसा क्यों बोलना चाहते हो बच्चों, लेकिन आप साइकिल की ट्यूब लो, बाहर निकाल लो, हवा भरने लगो, पहले पूरी पिचकी थोड़ी जगह हवा, बेटे यहाँ मोटी हो जाएगी, वहां थोड़ा थोड़ा हवा जाएगी, थोड़ा और दो, थोड़ी, जब पूरी फूल जाएगी ना, फिर आप मामूली भी हवा डालो तो पूरी में बराबर बढ़ती है। जब तक एयर पार्टिकल उसके पास में थे, थोड़ी सी हवा आपने भरी, एयर पार्टिकल पास वाले को दबा दिया, वहां तक खत्म, फिर आपने भरी, थोड़ा सा वहां तक दबा दिया, खत्म, तो वो कंप्रेसिबल होता है। तो आप जब यहां दाब दोगे आसपास में ही खत्म हो जाता है, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता, मामूली सा दाब दोगे हर जगह जाएगा। बहुत खतरनाक इसकी एप्लीकेशन है, तो आपको समझाऊंगा, एक लाइन पहले लिखो। स्पेशली द्रव बोल रहा हूं बच्चों, लिक्विड बोल रहा हूं, गैस में इसको जब तक यूनिफॉर्म है हो जाए, ट्यूब पहले मोटी हो रखी है, 20 हवा 22 करो, फिर तो वैलिड है, अदरवाइज गैस के लिए बोलना सही नहीं होगा। देखो बच्चों, पास्कल के नियम के अनुसार, पास्कल के नियम के अनुसार किसी भी द्रव को बाहर से दिया गया दाब, किसी भी द्रव को बाहर से दिया गया दाब, द्रव के हर बिंदु पर, द्रव के हर बिंदु पर समान रूप से बढ़ता है, बिना कोई असर कम हुए, बिना कोई असर कम हुए। आपको समझा दिया बेटा, आपने बाहर से P1 यहां दाब दिया था, हर बिंदु का ही दाब बढ़ेगा। जो गेज यहां P0 मापता था, P0 प्लस P1, ये P0 था बच्चों, ये भी P0 प्लस P1, हर बिंदु का समान रूप से दाब बढ़ता है। बच्चों इसका अब बना लो ऐसे ही रैंडम सा बच्चों, इसका क्या बेटा नहीं, फिर वही से कहानी आती है, गैस में ये बोल पाना तब तो संभव हो जब पूरा पहले गुब्बारा फुला हुआ हो, फिर आप हवा डाल लोगे तो मैं बोल सकता हूं बराबर बटेगा। लेकिन जब तक वो फिर बिल्कुल पिचका हुआ था ना, शुरुआत में गुब्बारा कैसे फूलता, गुब्बारा खरीदना, हवा भरना, भरा, यहां ज्यादा हुआ, पीछे पिचका हुआ, अभी और भरी, थोड़ी थोड़ा भरने लगा, और भरी, 4 फूंक के बाद जब पूरा फूल गया ना वो, फिर आप बढ़ाओ तो पूर्ण रूप से सब एक साथ बढ़ता है। उससे पहले क्या था, पास में इकट्ठा, फिर आगे फैला, फिर आगे, वो कंप्रेसिबल था बच्चों, फ्लूइड में ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने अलग से लिखवाया आपको, लिक्विड है ना बच्चों। इसका उपयोग बच्चों, चलो आप कैसे ही, मैंने बात पूछ लिया, कहीं आपको इस बात का फायदा उठाते देखा है? मैं बोल रहा हूं भाई हवा दबती है, हवा दबती है, लिक्विड नहीं दबता है। कहीं हमने इस बात का फायदा उठाया देखा कि हवा का प्रयोग कर लिया जब दबने से मुझे फायदा हो रहा हो? सस्पेंशन सुना आपने कभी बच्चों? भारी भारी महंगी महंगी बसें, 1-1 करोड़ वाली वोल्वो की बसें, लिखा होता टायर के ऊपर थोड़ा सा यहाँ एयर सस्पेंशन, देखा कभी? बैठे गरीब आदमी, एक बार महंगी टिकट लेके उसमें बैठना, उसके अंदर ऐसा लगे कार से ज्यादा लग्जरी होता है, एयर सस्पेंशन होता है। मामूली सा गड्ढा आएगा, जो बस अपनी शॉकर वाली सिंपल बस तो अलग होती है, शॉकर होता है अलग, थोड़ा सा दबती, कूदते कूदते चलते, उसमें ऐसा नहीं होता, वो कूदा भी देगा तो बस ऐसे ऐसे चलती बढ़िया। उसका सस्पेंशन सिस्टम एयर का होता है, ज्यादा दबेगा, मजा आएगा, तो समझेगा, उसका फायदा यूज किया। सर इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग होता है बेटा हाइड्रोलिक ब्रेक में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हाइड्रोलिक जैक में।
कहाँ उपयोग देखा? अब खुद तो ऐसे घुमा घुमा गाड़ी के ऊपर पंचर लगाना शाम हो जाती है, लेकिन पंचर वाले पास जाएंगे, छोटा सा जैक लगाएगा और पैर से खच 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 दबाएगा और गाड़ी ऊपर हो जाती है। अब इतना आराम से ऐसे पैर पैर ऐसे करता रहा, गाड़ी ऊपर चली जाती है। उस सारा उपयोग पास्कल लॉ का है। कैसे देखो आप, टॉपिक आप लिखो बेटा, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ऐसे क्या चीज होती देखो बच्चों, एक साइड पतला सा कॉलम आएगा बेटा, एक साइड मोटा कॉलम आएगा। सर नीचे वाला पतला आएगा कि मोटा, तुम्हारी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दो कॉलम का फर्क पड़ता है, नीचे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों यहां मैंने बोल दिया बेटा, आपका छोटा सा आपका ऐसा पिस्टन लगा हुआ है जिसका एरिया A1 है। यहां जो आपका लगा पिस्टन बेटा A2 है, और A2 वेरी वेरी ग्रेटर देन A1 है, ऐसा बोला हुआ है। बच्चा आपको क्या करना बेटा, आपको यहाँ एक कार खड़ी है, कार को आपको हवा में उठाना है। चलो बस जैसे बना दी कार, तो क्या है इसका एम दारोमान आपको ऊपर उठाना है इसको। तो आप क्या करोगे सर, यहाँ पूरा 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 लिक्विड भरा हो। गैस भर सकते क्या? नहीं बेटा, गैस आप भरोगे तो दबता रहेगा, फर्क ही महसूस नहीं होगा। इसलिए आपको लिक्विड भरना है, ताकि जितना भी आप दाब यहाँ दोगे अपने आप वहां चला जाएगा। बच्चों में बोलता हूँ, यहाँ से मैंने बाहर से एक बल लगा दिया बेटा, F1 बल, तो इस बिंदु के ऊपर क्या दाब आ जाएगा बेटा, F1 बटे में A1। और मैं क्या बोला बच्चों, जितना दाब यहाँ है वो दाब यहाँ भी होगा। और यदि यहाँ बल F2 है तो इस बिंदु का दाब क्या आएगा, F2 बटे में A2। और दोनों दाब यदि समान है तो ऐसा लिख सकता हूं बेटा मैं F1 बटे में A1। मैं चाहता हूं बच्चों, मैं चाहता हूं सर आप F2 का मान बताओ, F2 आप कितना बल उठा सकते हो। F1 मैंने बल लगाया तो F2 कितना आ जाएगा सर, F1 A2 डिवाइड बाई A1 इतना। और मैं जानता हूं एज वी नो A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1। सही है क्या? A2 का मान क्या बेटा, बहुत ज्यादा, तो F2 की वैल्यू क्या जाएगी, बहुत ज्यादा F1 से। सर मतलब समझ में नहीं आया, मतलब एक सेकंड ले लो, इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, इसका एरिया मैंने बोल दिया बच्चों 1 मीटर स्क्वायर। सही है क्या? मैंने बाहर से बल लगाया बच्चों 10 न्यूटन। वैल्यू समझना बच्चों, बात का महत्व समझना। 10 न्यूटन लगाने का मतलब 1 किलो, और 10 न्यूटन बटे जी कर लो आप, कितना बच गया द्रव्यमान, 1 किलो। 1 किलो आपने बल लगाया, यहाँ कितना फायदा हुआ इस बात का, यदि आपने 1 मीटर स्क्वायर पे लगाया यही चीज। तो 1 मीटर स्क्वायर करो बच्चों, इसमें वैल्यू पुट करना बेटा, तो F2 आ जाएगा सर, F1 तो 10 था, A2 का मान है 1 मीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही बोला क्या? कितना बल आ रहा बेटा देखना, 10 की पावर 5 न्यूटन, 10,000 किलो। अरे एक डिवाइड बाई 10 कर लो, कितना 10,000। आपने 1 किलो बोझ रखा और कितनी बड़ी चीज उठा पा रहे हो आप, 10,000 किलो की। सही है क्या? सभी इतनी अच्छी चीज हर कहीं लगा लो, फिर क्या दिक्कत, फिर कहीं भी लगा लेंगे, थोड़ा सा बल लगाएंगे। ऐसे तो आप देखना गाड़ी कितनी भारी होती है, 1500-1600 किलो, और उसको उठाने के लिए 4 बंदे भी कम पड़ जाएं। लेकिन आप पंचर की दुकान पे जाना बच्चों, आज ही देखना, छोटा सा इतना सा जैक लगाएगा और पैर से इतना आराम से उठाता। क्यों इतना कम बल लगा रहा हो? क्योंकि जानता जहां बल लगता है ना बच्चों, जहां प्रेस करे वहां इतनी पतली सी पाइप होती, इतनी पतली सी पाइप जहां ऐसा, लेकिन जहां जैक होता है इतना मोटा होता जैक, तो वहां एरिया का डिफरेंस देखना, कम से कम 100 गुना 50 गुना डिफरेंस है। तो यहाँ 50 गुना ज्यादा फोर्स आपको जनरेट कर देता हूँ। सही है क्या? इस पर यूज होता है इसका, हाइड्रोलिक जैक में, हाइड्रोलिक ब्रेक में, हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है। सर फिर ये हर जगह क्यों नहीं लगा देते हैं? या सर ये क्या हाथ से हर जगह ऑपरेट हो सकता है, पैर से ना? क्योंकि मैं जानता हूं मुझे कार का पंचर लगा रहा, मुझे इतनी सी ऊपर उठानी है बस वो, तो मैं 5 मिनट ऐसे करता रहूंगा, लगा रहूंगा, हुट जाए ठीक है, हो जाए काम। यदि मुझे कार की वॉशिंग करनी होती तो मुझे कार को 5 मीटर उठाना, फिर शाम हो जाती है इसे करते करते। तो इसलिए बच्चों वहां मोटर लगती है, मोटर काम है, मोटर नीचे करेगी इसको, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी फटाफट ऊपर उठेगा। सही है क्या? वो आदमी ना शाम तक लगा रहता, हो जाएगा, हाथ से भी हो, मोटर से करवाना, जल्दी करवाना। सर डिफरेंस भी कुछ आएगा। हाँ बच्चा, इस कॉलम की जो वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम हमेशा समान है बेटा, बराबर है। अरे पानी तो फिक्स है ना, तो ऐसा लिख दूं मैं A1 और A2, V1 और V2 का मान समान है, तो क्या लिखा बेटा, A1 H1 जो नीचे गया, A2 H2। बच्चों देखना H1 कितना जाएगा सर, H1 आएगा A2 डिवाइड बाई A1 इंटू H2। यदि बच्चों H मान लो, H2 आपको सिर्फ 1 मीटर ऊपर करना है, H2 सिर्फ 1 मीटर आपको ऊपर करना, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 की पावर 4 बटे में 1 गुणा में 1, 10 की पावर 4 मीटर नीचे करना है। सही है क्या? बल तो कम आप लगा सकते हो, लेकिन आपको ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। जितना गुणा बल का फर्क है ना, इतना गुणा फिर आपको दबाना भी ज्यादा पड़ेगा, इसलिए यहां मोटर लगाते हैं। सही है क्या? बनाओ शाबाश। अरे ये तो तुम जानते हो कि पहले पास्कल का नियम, तो बस फिर क्या चाहिए आपको, बायनसी ठीक जो भी है। बच्चों मैं इसको ना 2 4 5 नोट में आपको लिखवाऊंगा, अच्छे सुनना इस बात को आप। बायनसी बल कैसे लगेगा, कितना बराबर होता है, कहाँ कहाँ यूज में आएगा उसको देखो।
बच्चों पहली बार आपको ये बोल रहा हूं मैं, इसको यूज करते जाना बेटा। आखिर में एक लाइन पे मैं एक नोट, दो नोट, तीन नोट ऐसे लिखवाता जाऊंगा, तो धीरे धीरे मैं नोट को आगे एक लाइन बना दूंगा, उसके ऊपर सारे सवाल बनते रहेंगे। देखो एक बार एक लाइन पे लिखो, जब भी कोई वस्तु पानी में पूर्णतः या जब भी कोई वस्तु द्रव में या तरल में लिख लो, तो जब भी कोई वस्तु तरल में पूर्णतः या आधी डूबी हुई हो या आधी डूबी हुई हो, उस वस्तु पर हमेशा ऊपर की दिशा में एक बल लगता है। उस वस्तु पर हमेशा ऊपर की दिशा में एक बल लगता है, जिसे बायन्सी बल बोला जाता है। हाँ, जो भी बोलता है बेटा, मैंने बायन्सी बोल रहा हूँ, देख गलत वर्ड हो जाएगा। बच्चों मैं ऐसा बोल रहा हूँ बेटा, चाहे कोई पूरा रूप से डूबा हुआ, चाहे कोई आधा कुछ डूबा हुआ है, जब भी कोई चीज फ्लूइड में है बेटा, चाहे वो गैस में है, चाहे वो लिक्विड में, उसके ऊपर ऊपर की दिशा में बल लगे, उसका नाम बायन्सी। एक बात तो ये हो गई। सर ये बल होता क्या है, कैसे बैलेंस किया जाएगा, तो उसको बोलते बेटा लॉ ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोट करने का नियम। नीचे छोटा टॉपिक में नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। कोई भी चीज तैरती है ना बेटा, तैरने का नियम होता है। कोई भी चीज तैरेगी तो उसका नियम है। सर जो भी वस्तु तैर रही है, जो भी वस्तु, मान लो बेटा ये ऑब्जेक्ट है 1 नंबर, ये पानी में तैरता, चाहे पूरा डूब के, चाहे आधा डूब के, चाहे बिल्कुल नीचे बीच में तैर रहा है। कोई भी वस्तु किसी भी तरल में यदि तैरती है, उसका एक ही नियम है। सर जो वस्तु का भार है, सर जो वस्तु का भार है वो किसने बैलेंस किया होगा, बायन्सी ने। मैंने क्या बोला बेटा, बायन्सी हमेशा कहां लगती है, ऊपर लगती है, और भार हमेशा कहां लगता है, नीचे लगता है। दो ही मुझे बल नजर आते हैं, कोई सी तरल में है ऊपर लगेगा बायन्सी, नीचे लगेगा भार। यदि भार और बायन्सी बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या, वो चीज तैरने लग जाएगी। तो तैरने के नियम के अनुसार कोई भी वस्तु जब तैर सकती है, जब उसका भार किसके बराबर हो बेटा, बायन्सी के बराबर। बायन्सी का मान क्या, ये नहीं बताया मैंने। एक बात क्या बताई, बायन्सी ऊपर लगेगी। दूसरी बात मैंने क्या बताई, कोई भी वस्तु तैरेगी तो उसका भार किसके बराबर होगा बेटा, बायन्सी के बराबर। नीचे लिखो नोट नंबर 1 में, तैरने के नियम के अनुसार जब भी कोई वस्तु तरल में तैरती है, तैरने के नियम के अनुसार जब भी कोई वस्तु तरल में तैरती है, वस्तु का भार बायन्सी बल के बराबर होगा। भार को अंडरलाइन, मास द्रव्यमान नहीं बोला बेटा, भार बोल रहा हूं, वेट बोल रहा हूं। वस्तु का भार बायन्सी बल के समान होगा या बराबर होगा। अगली बात ये, ठीक, मान नहीं बताया मैंने, अभी मैंने वैल्यू नहीं बताई। एक नाम बताया बल का, ऊपर लगा बायन्सी, किसके बराबर होगा, सर ये भार के बराबर। मुझे बोला सर ये बायन्सी होता कितना है, मतलब बायन्सी का मान क्या है ये बताओ। तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, जो वस्तु यहां तैर रही है बेटा, इस वस्तु को हटा दो। इस वस्तु ने जब ये तैरने गई तो कुछ पानी यहां, मान लो बेटा पानी था, जब वस्तु यहां तैरेगी तो इसने यहां से कुछ, जहां पानी यहां भरा हुआ तो उसको हटाया होगा। सही है क्या बच्चों, ये पेन है बेटा, पेन में पानी में डुबाता हूं, उससे पहले पूरा पानी है। जब पेन डूबेगा तो जिस जगह पे पेन गया तो वहां से पानी इसने हटा दिया है। तो क्या बोला जाता है, सर किसी भी वस्तु पे बायन्सी बल इतना होता है जितना उसने तरल को हटा दिया। जो हटाया गया तरल का आपका भार है, हटाए गए तरल का जो भार है वो बायन्सी के बराबर है। 2 बात 3 लाइन बोल रहा हूं बच्चों। बायन्सी हमेशा ऊपर लगेगी। एक बात, बायन्सी किसके बराबर है, जब भी कोई वस्तु तैरेगी वस्तु का भार बायन्सी बराबर है। बायन्सी का मान क्या है, सर जितना तरल किसी वस्तु ने हटाया है, जो तरल का भार होता है वो बायन्सी। दोबारा देखो बच्चों कैसे, सर तरल का भार बोलने का मतलब, यदि मैं बोलता हूं बेटा तरल का भार, ये किसके बराबर है बच्चों, FB बायन्सी के बराबर। से कैसे हो सकता है, भार होता बेटा mg। मान लो बेटा ये यहां पानी था, तो पानी का m क्या होगा सर, घनत्व। सर मैं F लिख देता हूं बेटा, फ्लूइड का घनत्व तो F लिख दिया, क्योंकि मैं ये जो हटाया और पानी इसका भार निकाल रहा बेटा, भार माने mg, घनत्व इनटू आयतन। सर आयतन कितना, सर जो फ्लूइड का हटा रखा हुआ FD लिखता हूं बेटा, फ्लूइड डिस्प्लेस, और g आपने सिंपल लिखा। तो बायन्सी मान हमेशा बताऊंगा बच्चों, बायन्सी जब भी लेना है घनत्व आएगा तरल का जो हटाया है, आयतन आएगा वो जितना हटाया वो आयतन, और बच्चा जी तो आपका जी है। सही है क्या, तो बायन्सी ऊपर लगता है। जब कोई तैरेगा तो वस्तु के भार के बराबर है। सर बायन्सी का मान कितना है, जो तरल इसने अपने जगह से हटाया है, जितना भार उस तरल का था उतनी ही बायन्सी है। सही है क्या, एक लाइन आप लिखो बेटा, नोट नंबर 2 आप लिखो, उसके ऊपर स्टार भी बनाओ। किसी भी वस्तु पर लगने वाला बायन्सी बल
वस्तु के द्वारा हटाया गए तरल के भार के समान होता है। वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल के भार के समान होता है। बच्चों ये लिख लो जो मेरे सामने लिखा हुआ, किसका, इसके नियम था बेटा, ये आर्किमेडीज का। उन नाम से मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये आर्किमेडी ने बताया था। लॉ ऑफ बायनेंसी एक अलग आदमी ने बताया था, बायनेंसी ऐसे बताया था, बायनेंसी नाम के वैज्ञानिक ने, ऊपर लगेगा एक बात। फ्लोटेशन का नियम अलग आदमी ने बताया था कि जितनी आपका जो बायनेंसी है भार के बराबर होता है। आर्किमेडी ने यह बताया था कि बायनेंसी होता कितना है। अलग अलग तीन नोट में लिखवा रहे हैं, मुझे जरूरत है हमें नामों की, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगला सवाल यह आ सकता माइंड में, सर ये बायनेंसी लगेगा कहाँ, सर ये बायनेंसी लगेगा कहाँ। ऊपर लगता बात सही, सर ये बता दिया भार के बराबर ये भी सही, तरल के भार के बराबर ये भी सही। अब मुझसे बोला किसी ने, सर ये बायनेंसी लगेगा कहाँ। सर ये बोलते हो आप एक तरल है, तरल में ऐसी जगह आपने हटाकर ये ऐसा ऐसा बना रखा, यहां कोई वस्तु थी, है ना, लगे कहां का सर। सर ये वस्तु के बीच में लगेगा, कहां लगेगा। तो मैं बोलता बच्चों जो तरल हटाया था ना बेटा, जो तरल वस्तु ने हटाया है उसका जियोमेट्रिक सेंटर, उसका आकृति का जो बीच में केंद्र है। सर क्या वस्तु का द्रव्यमान केंद्र आप बोल रहे हो, क्या वस्तु का द्रव्यमान केंद्र बोल रहे ना। वस्तु तो हो सकता है बच्चों पेन ऐसे हो, इसका द्रव्यमान केंद्र तो ऊपर है, नहीं। मैं किसका केंद्र बोल रहा हूं, हटाए गए तरल का केंद्र। हटाया हुआ तरल ये था, इसका केंद्र जो होता है बच्चों उसका नाम होता है सेंटर ऑफ बायनेंसी या बायनेंसी का केंद्र। और बायनेंसी बल यहीं लगता है, सही है क्या। बायनेंसी बल बायनेंसी केंद्र पर लगता है, जो हटाए गए तरल का द्रव्यमान केंद्र बोल सकता हूं बच्चों, या एक्चुअली ज्योमेट्रिकल आकृति केंद्र बोलते हैं, सही है क्या। एक लाइन आप लिखो बच्चों, फिर स्टार का लिखो, नोट नंबर 4 आ गया हुआ शायद। बायनेंसी बल बायनेंसी केंद्र पर लगता है, बायनेंसी बल बायनेंसी केंद्र पर लगता है, उसके आगे डैश लगा के, बायनेंसी केंद्र के आगे डैश लगा के, यह हटाए गए तरल का, यह हटाए गए तरल का जियोमेट्रिक केंद्र है। जियोमेट्रिक मतलब आकृति होता है, लेकिन फिर भी मैं सही वर्ड लिखना जियोमेट्री बोल रहा हूं, ऐसा जियोमेट्रिकल केंद्र है। सामने डायग्राम बच्चों यहां बना, इसकी मैं बात कर रहा हूं, हटाए गए तरल का है, सामने डायग्राम बना, जो हटाया गया तरल है बेटा उसका केंद्र है। सवाल कभी अटकेगी ना बच्चे, यार बस हिंदी ये आदत है, सवाल कितने मुश्किल पूछ लो हमेशा बन जाएगा। सर यदि कोई वस्तु बेटे दो द्रव में डूबी हुई हो तो, या दो तरल में डूबी हुई तो फिर क्या होगा। यदि अब तो मैं एक की बात कर रहा हूं, यदि कोई वस्तु हो बच्चों दो में डूबी हुई है, दोबारा बना के दिखाता हूं आपको मैं, ये ऐसा सर यहां नीचे तक ऐसा 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 एक है, इसका जो घनत्व है 2 रो, ऊपर में बच्चों एक अलग द्रव है आपके पास, अलग द्रव है, इसका घनत्व आपका रो। और जो आपकी जो वस्तु है बेटा ऐसे इस टाइप से कुछ बनी हुई है, ऐसी कुछ हिस्सा इसका, कुछ हिस्सा मान लो बेटा 3L/4 2 रो में है, और कुछ हिस्सा बच्चों इसका L/4 रो में है। सर जब एक ही वस्तु 2 द्रव में, 3 द्रव में, 5 द्रव में डूबी हुई है तो बायनेंसी कहां लगेगी। अब कौन सा केंद्र मैं लूं, या कितनी बायनेंसी लगेगी बच्चों, जितने द्रव हैं, 2 द्रव हैं 2 बायनेंसी लगेंगी। पहली बात, 2 द्रव हैं 2 बायनेंसी लगेंगी। सर कहां कहां लगेंगी बच्चों, मैंने कंसेप्ट एक बार सीख लिया। सर इस वाले द्रव का तो ये वाला हिस्सा हटा है, पहली वाली बायनेंसी इसके केंद्र पर लगेगी। सर ऊपर वाले द्रव का तो ये वाला हिस्सा हटा है, एक इसके केंद्र पे लगेगी, सही है क्या। 2 द्रव हैं 2 बायनेंसी लगेंगी, दोनों जगह से द्रव हटा होगा, तरल आपका हटा होगा, उनके केंद्र के ऊपर ही बायनेंसी लगेगी उस द्रव की, सही है क्या बेटा। एक और नोट बनाओ, यदि वस्तु एक से ज्यादा तरल में डूबी हुई है, यदि वस्तु एक से ज्यादा तरल में डूबी हुई है तो उस वस्तु पर एक से ज्यादा बायनेंसी लगेगी, उस वस्तु पर एक से ज्यादा बायनेंसी लगेगी। फिर डायग्राम बनाओ, इसको सवाल की फॉर्म में मैं कराता हूं, अच्छे से बना लो। इसके सवाल की फॉर्म में मैं कराऊंगा, ढंग से डायग्राम बनाना, नीचे कंटिन्यू सवाल लिखवा दूंगा। नीचे 3L/4 2 रो में है, ऊपर रो में L/4 है। 1, 2 और 3 सवाल करता हूं, पहला मैं कराऊंगा, दूसरा आप करना, तीसरा फिर मैं कराऊंगा।
बराबर डायग्राम आपने। इसी में सवाल लिखो बच्चों, दिए गए चित्र के अनुसार ठोस बेलन का घनत्व ज्ञात करें। ठोस बेलन का घनत्व ज्ञात करें यदि इसका काट क्षेत्रफल बड़ा ए है। यदि इसका काट क्षेत्रफल बड़ा ए है। बच्चों चाहे ना भी देता तब भी काम बन जाता। देखो बेटे एक बार फिर कंसेप्ट हमने वही सीखा था। सर ये बीच में है लटका हुआ, तैर रहा, तैरना किसके बराबर होगा? बायनसी के बराबर। कैसा? सर बेलन का जो भार है बच्चों, जो बेलन का भार है सर वो किसके बराबर होगा? बुआइंसी। सर दो हैं तो दो ले लो, दो हैं तो दो ले लो। बच्चों मैं नाम भी दे देता हूं बेटा, इसको मैंने 1 नंबर बोल दिया, इसको मैंने 2 नंबर बोल दिया, अलग अलग तरल है। बच्चों ये किसके हिसाब से लिखते हैं? बच्चों ये तैरने के नियम के हिसाब से लिखा हुआ है। बुआइंसी का जब मैं मान लिखूंगा किसका नियम है फिर आर्किमेटिक का। सही है क्या? सर बेलन का भार क्या आ जाएगा? बच्चों बेलन का घनत्व मान लो सिग्मा। सिग्मा मैंने मान लिया सर घनत्व इंटू क्षेत्रफल ले लिया बच्चों, और लंबाई मान लो बेटा इसकी एल लंबाई है। और देखिए मेरे कुल कितनी आएगी? एल बटा 4, 3 एल बटा 4, तो कुल लंबाई क्या आ जाएगी? एल। तो बेलन का भार देखो आपको समझ में आया कि नहीं? पहले ये देख लो, बेलन का भार मैंने mg लिखा, m की जगह मैंने लिखा घनत्व गुणा में आयतन। आयतन आ गया बेटा a गुणा में m। बच्चों पहले वाले का बुआइंसी बताना। सर फ्लूइड की डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी क्या? 2 रो। बच्चों फ्लूइड की घनत्व क्या बेटा? 2 रो। सर फ्लूइड के अंदर है तो घनत्व इंटू वॉल्यूम कितनी हटा रखी है? वॉल्यूम लिया सर एरिया और लेंथ। मेरे ख्याल से सही लिखा बच्चों, दोबारा देखो मैंने क्या लिखा बेटा? सर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी लो, फ्लूइड का हटाया गया आयतन लो। फ्लूइड की डेंसिटी क्या? 2 रो, तो 2 रो लिया बेटा। आयतन लेना है तो लंबाई 3 l बटा 4 और क्षेत्रफल a, तो वही मैंने लिखा है। ऊपर वाले का देखो सर, ऊपर वाले में घनत्व आपका रो, क्षेत्रफल आपका a और लंबाई l बटा 4 और g तो है ही mg। सही है क्या? दोबारा देखा सर, जो चीज एक जैसी हटा दो, a l और g, आपका ALG क्या बच जाएगा बच्चों? ये सिग्मा, ये बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 रो। चेक कर लेना बच्चों, रो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा बेटा 5/2 रो। सही है क्या? बनाओ शाबाश। बिल्कुल एरिया का क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहा हूं ना मैं, आपको अभी बताया था जब आपको त्रिभुज वाला बता रहा था। आयतन कैसे निकालते हैं? पेन का आयतन कैसे? सर ये वाला क्षेत्रफल गुणा में लंबाई। तो यदि 3 l बटा 4 भी डूबा होता है आयतन क्या लोगे? सर ये वाला क्षेत्रफल a, लंबाई 3 l बटा 4, ये वाला क्षेत्रफल a, लंबाई l बटा 4, और कुल लेंगे तो सर एरिया a और लंबाई l, वही तो लिया है। क्षेत्रफल कैसा? काट क्षेत्रफल लेना। सापेक्ष घनत्व आप जानते हो बेटा, यदि मैं बोलता हूं किसी भी वस्तु का सापेक्ष घनत्व 0.8 है, इसका मतलब उसका आयतन कितना, उसका घनत्व कितना आ जाएगा? 0.8 गुणा में 1000, 800 हो जाएगा। लिखवा था ना घनत्व, सापेक्ष घनत्व ऐसे। चलो एक सवाल कराते हैं, आप अपने आप बनाओ। आप अब तक थोड़े सवाल देखना, कुछ पोर्शन बचा हुआ आधे घंटे का, और बायनसी का मैं अच्छे से कराऊंगा, फिर अब ट्राई मार के देखना, सवाल कुछ कुछ बनेंगे। एक सवाल और आपको करवाता हूँ आज, सेम टाइप का सवाल है बच्चों, इस बार आप बनाओ। हाँ, एक ठोस बेलन को चित्रानुसार पानी में डुबाया जाता है। एक ठोस बेलन को चित्रानुसार पानी में डुबाया जाता है यदि बेलन का 3 l बटे 4, यदि बेलन का 3 l बटे 4 हिस्सा, 3 l बटे 4 हिस्सा पानी से बाहर हो तो बेलन का घनत्व ज्ञात करें। ना मैंने काट क्षेत्रफल दिया, ना आपको जरूरत, आप कुछ भी है मान लेना, दोनों के लिए समान है। आप बताओ क्या उत्तर, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, आप सीधा उत्तर बताओ। इसका घन, आप इसका फिर वही है सर, बेलन का भार जो आएगा, बेलन का भार किसके बराबर आ जाएगा? सर बायनसी के, की बायनसी बराबर करो, उत्तर निकालो। सर पानी का कितना होता है घनत्व? पानी का तो 1000 है। बनाओ शाबाश, बनाओ। अरे बहुत सरल है भाई, फटाफट फटाफट बनाओ और मैच करो।